जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं निर्णय प्रक्रिया के चरण। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी कंटिन्यू कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्ट किए। देखते हैं निर्णय प्रक्रिया के चरण। प्रीवियस क्लास में हमने क्या कवर किया था? जी हाँ, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था निर्णय प्रक्रिया के चरण के बारे में, जिसमें हमने निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना समझा था। दूसरा हमने देखा था समस्या का विश्लेषण करना, और जो तीसरा हमारा चरण है वैकल्पिक समस्या का समाधान ढूंढना। ये जो है हम आज की क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपका प्रीवियस क्लास का एक बार कोई रिवीजन हो गया होगा। तो देखते हैं, तीसरा चरण है वैकल्पिक समाधान ढूंढना, यानी कि सीकिंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन। समस्या को परिभाषित एवं विश्लेषित करने के पश्चात उसे हल करने के लिए वैकल्पिक समाधानों को ढूंढना आवश्यक है। प्रत्येक समस्या के अनेक विकल्प हो सकते हैं। जितना अधिक विकल्प को खोजा जाए, समस्या का समाधान स्वतः होता चला जाएगा। यदि समस्त विकल्पों पर विचार करना संभव नहीं है, तब कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए परिवार के सदस्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए तथा विचार विमर्श किया जाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आज जिस समस्या का हल किया जाना है, कल भी वही समस्या रहेगी और समस्या और समाधान भी वही होगा। समय परिवर्तन के साथ समस्या के समाधान में भी परिवर्तन होगा। समस्या एक हो सकती है, परंतु हल अलग अलग हो सकते हैं। जिन व्यक्तियों को विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी होती है, सामान्य ज्ञान अधिक होता है, अनुभव ज़्यादा होते हैं, वे अच्छे ढंग से समस्या समाधान हेतु उत्तम हल ढूंढ लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को फ्रिज खरीदनी है, उसे फ्रिज के सभी मॉडल के बारे में पर्याप्त जानकारी है, तो उसे फ्रिज के चयन में अधिक परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक फ्रिज के बारे में उसे पता है। जबकि एक व्यक्ति को जिसे फ्रिज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फ्रिज खरीदनी है, तो परेशानी होगी, क्योंकि उसके सामने अनेक रूपों में अनेक मॉडल के फ्रिज दुकानदार दिखाता है। अतः वह भ्रमजाल में फंस जाता है, अर्थात डाउट उसको होता है, वह कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिर कौन सा फ्रिज उत्तम है। वैकल्पिक समाधानों को ढूंढने में कल्पना आसक्ति, यानी कि इमेजिनेशन, तर्क शक्ति, पूर्वानुमान, अनुभव, अन्य व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श आदि काम आते हैं। यह भी सच है कि जब विकल्पों की संख्या अधिक होती है, तब भी विकल्पों की खोज करना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भ्रम की बहुत अधिक संभावना होती है तथा निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, गृहिणी एक साड़ी खरीदना चाहती है। उसके सामने दुकानदार अनेक रंग डिजाइन की साड़ी दिखाता है तथा सबकी अलग अलग विशेषताएं बताता है। एक से बढ़कर एक साड़ी देखने के उपरांत गृहिणी की आंखें चौंधिया जाती हैं, यानी कि उसे कुछ समझ में नहीं आता, वह भ्रम में पड़ जाती है तथा उसके लिए यह निर्णय करना बेहद कठिन हो जाता है कि वह कौन सी साड़ी खरीदे। कई बार वह बिना खरीदे यूं ही वापस घर लौट आती है। विभिन्न विकल्पों को खोजते समय परिवार में उपलब्ध साधनों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। साधन सीमित होते हैं, सीमित साधनों से ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है, अतः परिवार के सदस्यों की राय भी लेनी चाहिए। नंबर 4 है विकल्पों के संबंध में चिंतन करना, अर्थात थिंकिंग थ्रू अल्टरनेटिव्स। वैकल्पिक हलों को तलाशने के बाद उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन हेतु विकल्पों के बारे में चिंतन करना भी जरूरी है। निर्णयकर्ता को प्रत्येक संभावित विकल्प के परिणामों के संबंध में गहराई से सोचना होगा। सभी विकल्पों के परिणामों का तुलनात्मक मूल्यांकन कर उससे अधिकतम लाभ हानि का पता लगाया जा सकता है तथा मालूम किया जा सकता है कि कौन सा विकल्प सफलता की सबसे अधिक संभावना प्रदान कर सकता है। सोच समझकर विकल्पों के चयन में उत्तम हल अपने आप दृष्टिगत होने लगता है, यानी दिखाई देने लगता है। जल्दबाजी और हड़बड़ी में लिया गया निर्णय सुखद परिणाम देने वाले नहीं होते हैं, बल्कि कई बार कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकते हैं। नंबर 5 है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, अर्थात सिलेक्शन ऑफ द
बेस्ट अल्टरनेटिव्स, वैकल्पिक हलों की खोज के पश्चात उनमें से सर्वश्रेष्ठ हल को चुनना आवश्यक है। इसके लिए निम्न दृष्टिकोणों से विभिन्न हलों पर तुलनात्मक रूप से विचार किया जा सकता है। देखते हैं। नंबर 1 है जोखिम या खतरा, अर्थात इसको हम रिस्क बोलते हैं। तो निर्णयकर्ता को यह मानकर चलना होगा कि कोई भी हल खतरे से खाली नहीं होगा, यानी कि जो भी वह विकल्प लेगा उन सभी में रिस्क तो होगा ही होगा, उसे जोखिम लेना ही होगा। प्रत्येक वैकल्पिक हल से जहां कुछ फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी होगा। इसलिए निर्णयकर्ता को प्रत्येक हल के लिए अपेक्षित लाभ एवं हानियों को अनुपात ज्ञात करना चाहिए तथा उस हल को चुनना चाहिए जिसका अनुपात ज़्यादा हो, अर्थात लाभ अधिक मिलता हो। नंबर 2, कम प्रयत्न यानी कि लेस एफर्ट। निर्णयकर्ता को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि किस विकल्प के चयन से कम प्रयत्न में अधिक लाभ मिलेंगे। नंबर 2, समय अनुकूलता यानी कि टाइमिंग। विकल्पों के सर्वश्रेष्ठ चयन में समय का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता। सभी संभावित विकल्पों को ढूंढने में पर्याप्त समय लगता है। सही समय पर लिया गया निर्णय महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तभी संबंधित व्यक्ति को समय पर सूचना भिजवाई जा सकती है। यह भी सच है कि एक विशेष समय में लिया गया निर्णय सभी परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता। समय में परिवर्तन के साथ उसे भी परिवर्तित करना आवश्यक होता है। कुछ समस्या ऐसी होती है जिन्हें हल करने के लिए दीर्घ काल तक अत्यधिक प्रयास करने पड़ते हैं। उदाहरण समाज कल्याण का काम, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कैरियर का निर्माण आदि। नंबर 4 है साधनों की सीमितता यानी कि लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। साधन सीमित होते हैं, चाहे वे मानवीय हों अथवा भौतिक। आप कमेंट के माध्यम से बताइए मानवीय और भौतिक साधन में क्या अंतर होता है। हमने जब सीरीज़ कंप्लीट की थी अपनी क्लास 6 to 12 उसमें बहुत ही अच्छे से हमने मानवीय और भौतिक साधन के बारे में पढ़ा था। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए मानवीय और भौतिक साधन में अंतर क्या होता है। सीमित साधनों में सर्वोत्तम हल का चयन करना ही क्या है, विवेकपूर्ण निर्णय है। विशेषकर निर्णय प्रक्रिया में मानवीय साधन की महती भूमिका यानी कि बहुत अधिक भूमिका होती है। विवेकपूर्ण निर्णय विलक्षण व्यक्ति ही कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति होते भी कम ही हैं। विलक्षण व्यक्ति रातों रात भौतिक साधनों का ढेर लगा सकते हैं। विलक्षण से आप मतलब समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जिनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ही उच्च हो, परंतु साधनों की ढेर से उत्तम गुण वाले विलक्षण व्यक्ति की उत्पत्ति तुरंत नहीं की जा सकती, जिसमें निर्णय लेने व उसे क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक नैपुण एवं कुशलता हो। अतः निर्णय लेने वाला व्यक्ति योग्य एवं कुशल होना चाहिए। तो इन सभी से पता चलता है कि सभी संभावित विकल्पों में से एक विकल्प का निर्धारण करना। नंबर 6, निर्णय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना यानी कि कन्वर्टिंग द डिसीजन इनटू इफेक्टिव एक्शन। कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादन एवं समस्या के हल के लिए केवल संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन लेने का निर्णय कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्णय को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना भी जरूरी है। क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के बिना निर्णय का कोई महत्व नहीं है, बल्कि इसे केवल अच्छे इरादों की घोषणा मात्र ही कही जा सकती है। यद्यपि निर्णय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना कठिन बात है, क्योंकि उद्योगों के क्षेत्र में निर्णयकर्ता स्वयं कोई कार्रवाई नहीं करता, वह कार्रवाई उसके अधीनस्थों यानी कि सब ऑर्डिनेट्स को करना पड़ता है। इसके लिए यह जरूरी है कि निर्णयकर्ता द्वारा लिया गया निर्णय उसके अधीनस्थ कर्मचारी उसे अपना निर्णय समझकर पूरे मनोयोग से क्रियान्वित करें, यानी कि उसको इम्प्लीमेंटेशन करें उसका। गृहिणी को निर्णय की सूचना परिवार के सभी लोगों को समय पर देनी चाहिए कि उसने क्या निर्णय लिया है। निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे परिवार के सभी सदस्य स्वीकारते हों तथा सहयोग करते हों। बिना क्रियान्वयन के निर्णय का वही अर्थ है जो आत्मा बिना शरीर का। नंबर 7, निर्णय के परिणामों का स्वीकारना यानी कि एक्सेप्टेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ डिसीजन। निर्णय के परिणामों को स्वीकारना निर्णय प्रक्रिया का आधारित सोपान है। निर्णयकर्ता को अपने निर्णय के परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि जो भी आपने निर्णय किया है उसका आपको पॉजिटिव निगेटिव जो भी आपको उसका बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता, उन सभी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए।
यह जरूरी नहीं है कि निर्णय का हमेशा अच्छा ही परिणाम होगा। कई बार काफ़ी सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेने के बाद भी धनात्मक परिणाम नहीं मिलता। इसके ठीक विपरीत कई बार तो अनचाही कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं। अतः निर्णय लेना जोखिम उठाने जैसी बात है, जिसे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 8 है निर्णय का अनुसरण करना, अर्थात फॉलो ऑफ द डिसीजन। जो डिसीजन आपने लिया उसको फॉलो करना। कई विद्वानों निर्णय के अनुसरण करना वाले चरण पर जोर नहीं दिया है तथा इसे निर्णय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण सोपान भी नहीं माना है, परंतु यह सोपान काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे कतई नकारा नहीं जा सकता। निर्णयकर्ता का कार्य केवल निर्णय लेना या लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करना ही नहीं है, बल्कि उसके प्रभावों का ज्ञान भी होना चाहिए कि जो उसने निर्णय लिया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि निर्णयकर्ता निर्णय लेने के उपरांत उसका अनुसरण या पुनर्निवेशन यानी कि फॉलो अप नहीं करते, जिसके कारण उसका महत्व कम हो जाता है। निर्णय का अनुसरण करने से निर्णयकर्ता की कुशलता, योग्यता एवं व्यवहारिकता में वृद्धि होती है, क्योंकि यदि निर्णय प्रक्रिया में किसी स्थान पर गलती, कमी, त्रुटि, दोष रह जाता है तो उसमें आवश्यक संशोधन कर सुधार किया जा सकता है। तो ये तो हमने देखे निर्णय प्रक्रिया के चरण। आई होप ये सारे ही जो हमने पॉइंट्स पढ़े आपको समझ में आए होंगे। ये देख लीजिए जो जो हमने पढ़ा, आप इसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एट अ ग्लेंस। तो ये देखिए पहला क्या है, निर्णय प्रक्रिया का पहला चरण निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना। दूसरा है समस्या का विश्लेषण। नंबर 3 वैकल्पिक समाधान ढूंढना। नंबर 4 विकल्प के संबंध में चिंतन करना। नंबर 5 सर्वोत्तम विकल्प का चयन। नंबर 6 है निर्णय का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन। जो निर्णय आपने लिया है उसको क्रिया में करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। नंबर 7 निर्णय के परिणामों को स्वीकृति। नंबर 8 है निर्णय का अनुसरण करना। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में कवर की है। आई होप ये समझ में आपको आया होगा जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और साथ ही साथ अपना फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।